गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माधव निदान। ठीक है, माधव निदान का जो विशेष जो इसका बताया जाता है वो रोग की जो हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जो उसके लक्षण पढ़ते हैं, ठीक, संप्राप्ति, उसके पूर्व रूप, उसके लक्षण, तो उसके बारे में जो अच्छे से वर्णन किया गया है वो किया गया है माधव निदान में। तो सबसे पहले आता है कि जो माधव निदान है उसके जो रचित हैं, मतलब कि रचयिता हैं, तो वो कौन है, तो उनके आ जाता है कि उनके आ जाते हैं पुत्र इंदुकर। क्या आ जाता है, पुत्र इंदुकर आ जाता है। इस ग्रंथ को क्या है, अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है कि रोग विनिश्चय, मीन्स कि इसको किस किस नाम से, तो ये दो नाम से होते हैं, एक तो रोग विनिश्चय और दूसरा आता है ऋण विनिश्चय। ठीक है, क्या आ जाता है, ऋण विनिश्चय। नेक्स्ट इसका काल आया था, तो ये लिखा हुआ है 7th AD। ठीक है, माधव के अब आ जाता है कि माधव क्या है, माधव निदान तो एक है, लेकिन माधव वर्ड कहाँ कहाँ, मतलब और कितने कितने आचार्यों के नाम के अंदर आता है माधव। ठीक है, तो वो आ जाता है कुल कितने आ जाते हैं, 80 आचार्यों का वर्णन मिलता है। अब आ जाता है कि माधव कर की कुछ अन्य रचनाएं। एक्चुअली ये क्या है, ये वो वाली रचनाएं हैं जो कि माधव ने नहीं की हैं। जैसे हमने बोला ना कि जो 80 रचनाएं हैं, जो 80 आचार्य हैं, तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उसमें बताया गया। जैसे पहला क्या है, आयुर्वेद प्रकाश, दूसरा रस कौमुदी। ठीक है, आयुर्वेदीय रस शास्त्र आ गया, पर्याय रत्नमाला आ गया, कूट गुद गरम आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो क्या है, अन्य रचनाएं हैं। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इसकी टीकाएं जो होती हैं वो संस्कृत की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो संस्कृत की टीकाएं हैं, तो उसमें आ जाता है मधुकोश टीका, जो कि 17 AD में लिखी गई थी। अब ये जो टीका है, इसमें याद रखना कि ये एक ऐसी टीका है जिसमें क्या है, दो टीकाकार आ जाते हैं, दो टीकाकारों ने लिखी है। तो कौन कौन से आते हैं, विजय राक्षित और श्रीकंठ दत्त। जैसे कि ये लिखा हुआ है विजय राक्षित और श्रीकंठ दत्त, इसको हम विजय श्री के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, विजय श्री। तो विजय राक्षित ने क्या किया, उन्होंने जो अश्मरी प्रकरण तक टीका की। जैसे कि जो चैप्टर्स होंगे तो उसमें क्या है, उन्होंने अश्मरी प्रकरण तक, और उसके बाद जो शेष बच गई टीका, तो वो किसने की थी, श्रीकंठ दत्त ने की थी। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास आतंक दर्पण। तो उसमें आता है कि मधुकोश टीका का आधार लेकर यह टीका वाचस्पति पर लिखी गई थी। उसका रोग विनिश्चय विवरण, विधारण नहीं आएगा, विवरण आएगा, वर्ड देख लेना। रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि नरसिंह कविराज। ठीक है, किसने दिया था, नरसिंह कविराज। कौन सा था, दैट इज अ सिद्धांत चिंतामणि, 14th AD में। ठीक, नेक्स्ट अगले थी हिंदी टीकाएं। हिंदी टीकाओं का इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है संस्कृत टीकाएं हैं। तो सबसे पहले आपको सबकी संस्कृत टीकाओं का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि विद्योतनी व्याख्या सुदर्शन शास्त्री कृत आता है, शारदा व्याख्या शारदा चरण सेन कृत आ जाता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है सर्वांग सुंदरी, वो इसलिए क्योंकि उससे मिलता जुलता एक आता है सर्वांग सुंदरा। तो याद रखना कि सर्वांग सुंदरी का जो वर्णन है वो मिलता है माधव निदान में। वो कौन थे, लालचंद वैद। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो याद कि माधव की सुंदरी लाल थी। ठीक है ना, माधव की सुंदरी लाल थी, ऐसे करके याद रहेगा कि सुंदरी है। अब सुंदरा, तो सुंदरा किसमें आया था, अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त की एक संस्कृत पर टीका है। ठीक है ना, अरुण दत्त की एक संस्कृत पर टीका है, तो उसका नाम क्या है, सर्वांग सुंदरा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगला आता है कि विमला मधुर धारा। तो इसमें जो मधुर धारा, इसमें आचार्य ब्रह्मनंद त्रिपाठी कृत आ जाता है। एक इसमें अंग्रेजी टीका आ जाती है कि अंग्रेजी टीका किसने लिखी है, तो वो आ जाता है डॉक्टर मुलेन बेड ने। ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि माधव निदान का क्या योगदान रहा है। मतलब जो माधव निदान हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो उनके दिए गए जो मेन है, तो उसमें कौन कौन से चीज़ें, मतलब मेन किस किस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले आता है अमलपित्त को, मेद रोग को, योनिकंद को, सूतिका रोग, स्तन रोग को, आमवात को, परिणाम शूल को, अंद्रव शूल को, शल्यपद, दैट इज अ प्रथम स्वतंत्र रूप से विस्तार का वर्णन किया गया है। माधव निदान के आवरणों का वर्णन नहीं मिलता, है। विजय शब्द जो है वो किसने बताया, वो मधुकर ने बताया हृतकी के लिए। जैसे हम जो हृतकी पढ़ते तो हृतकी के आगे क्या भेद पढ़ते हैं, तो उसमें हृतकी के कितने भेद बोलते हैं, एक तो 7 बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी में क्या है, जो विजय शब्द है तो वो किसके लिए इन्होंने बोला है, हम भाव प्रकाश की बात कर रहे हैं कि हृतकी के 7 भेद बताए गए हैं। अगर हम बात करते हैं ये माधव की, तो माधव में क्या है, जो विजय शब्द है, अगर विजय शब्द जहाँ भी आ जाए तो उसको क्या मानना चाहिए, हृतकी के रूप में मान लिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है माधव निदान की वैशिष्ट में जो माधव निदान ने अलग से बताई हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं अलग अलग डिजीज़ को लेके, कि माधव निदान ने जैसे किसी में 5 बताई तो किसी में 4, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्यू बताए हैं। तो अब हम माधव निदान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उन्होंने कितने
माने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रमेय। तो प्रमेय में कितनी बताई गई हैं, तो टोटल मिला के कितनी है 20, ठीक है। तो सभी आचार्यों ने कितनी है 20 ही माने। मीन्स प्रमेय जो है वो 20 प्रकार के माने। उसमें आता है कि वातज पित्तज कफज, तो वात के 4 माने हैं, पित्त के 6 माने हैं, और जो कफ है उसके 10 माने। तो इस तरह करके जो टोटल बनता है वो बन जाते हैं हमारे 20। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रमेय जो होता है उसके पूर्व रूप। तो प्रमेय के जो पूर्व रूप बताए गए हैं उसमें आ जाता है कि दंत आदि ना, मीन्स की जो दांत होते हैं उसमें क्या होता है मल आड़े, तो जो मल होता है वो क्या होता है उस पर जम जाता है। पराग गुप्त, पराग मीन्स क्या आ जाता है इसमें कि जो पराग रूप होता है, मीन्स की पराग रूप में पूर्व रूप में इनमें ये चीज़ें दिखती हैं। और पानी पादस्यो दहा, मतलब कि जो पानी और पाद मतलब हाथ पैरों में क्या होती है दहा महसूस होती है। ये इसके क्या आ जाते हैं पूर्व रूप मुख्य रूप से आ जाते हैं। नेक्स्ट इसने बताया है प्रमेय पीड़िकाएँ। तो प्रमेय पीड़िकाएँ कितनी बताई हैं इसने 10 बताई हैं। माधव ने कितनी बताई हैं 10। जो चरक है उन्होंने 7 बताई हैं, सुश्रुत ने 10 बताई हैं, वाग्भट ने भी 10 बताई हैं, काश्यप ने 8 और बेल ने 9 बताई हैं। इसके बारे में सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप भी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है जब हम संहिताएं पढ़ेंगे या फिर हम जब तुल्यात्मक अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब एक्सप्लेन अच्छे से करवा देंगे। फिलहाल के लिए आप नंबरिंग याद करो कि ये नंबर होते हैं। नेक्स्ट अगला आया था हमारे पास उदर रोग। तो उदर रोग में उन्होंने क्या बोला कि जो उदर रोग होते हैं, ठीक है, जो जितने भी उदर रोग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो भी उदर रोग उत्पन्न होते हैं तो वो होते हैं मंद अग्नि से। क्या हो जाते हैं मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि। एक्चुअली ये जो इन्होंने वर्ड लिया गया ना कि ये रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि, तो ये किसका आ जाता है, ये आ जाता है वाग्भट के निदान का, ठीक है ना। तो ये किससे लिया गया है, वाग्भट के निदान से लिया गया है। उसी तरह जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाग्भट के पूरा निदान का पूरा श्लोक का है। तो क्या लिखा उन्होंने बोला कि रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि सुत राम उदरानी टू अजीर्णम मलिन च अन्य च जायते मल संचयात, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट अगला कि उदर रोग कितने बताए गए। तो उदर रोग जो है वो कितने बताए गए हैं, टोटल 8 बताए गए हैं। और सभी का जो मत है वो 8 ही बताए गए हैं। जो शोथ है वो कितने बताए गए हैं 9 बताए गए हैं। अब 9 को अगर हम टोटल काउंट करेंगे, अगर हम इस साइड में देखें, ठीक है, तो क्या बोला गया है कि चरक ने कितने माने हैं, जो शोथ माने हैं। एक्चुअली क्या इसको कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं कि आपको साथ साथ दूसरे आचार्यों के भी याद रहेंगे। माधव का तो आपको याद हो गया 9, लेकिन चरक ने कितने माने हैं 3 भी माने हैं, 1 भी माने हैं, 2 भी माने हैं, 4 7 और 6 मतलब 8। तो क्या आ जाता है 1 2 3 4, ये तो सीरियल हो गया, काउंटिंग सीरियल काउंटिंग होगी। और उसके बाद क्या है 7 और 8। उसके बाद माधव और वाग्भट और माधव है, उसने कितने माने हैं 9 माने हैं। तो 9 में कौन कौन से आ जाते हैं 7 और 2 से आ जाते हैं, प्लस क्या आ जाता है अभिघात और विषय आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने कितने माने हैं 6 माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वृद्धि। तो वृद्धि कितनी होती है 7 प्रकार की बताई गई है वृद्धि रोग, ठीक है। तो वृद्धि रोग कितने बताए गए हैं 7 प्रकार के बताए गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस साइड में देखेंगे, इसमें क्या जो सुश्रुत है ना उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 6 भी बताए हैं। अब 6 की यहाँ पर सीरियल ऑर्डर में लिखा है, क्या लिखा है VPK, ये आर आएगा VPKR, ठीक है। तो VPKRS तो क्या है वातज पित्तज कफज रक्तज और सन्निपातज प्लस अगंतुज, ये मिलकर क्या बनाते हैं 6 प्रकार के। और उसने क्या है 5 प्रकार के भी, मतलब जो सुश्रुत है उन्होंने 5 प्रकार के शोथ भी बताए हैं। तो उसमें आता है वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये लिखा है कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज, वातज पित्तज कफज सन्निपातज प्लस क्या आता है विषज, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास उदर रोग। तो उदर रोग की अगर हम बात करते हैं तो कितने आ जाते हैं 8 बताए गए हैं। वृद्धि रोग, अगर वृद्धि रोग की बात करते हैं तो कितने आ जाते हैं 7। अब 7 कैसे याद करना है कि वातज पित्तज कफज, ठीक है, ये लिखे ना वात कफज पित्तज, वही वातज पित्तज कफज रक्तज, ठीक है। क्या आ जाता है रक्तज। अब रक्तज की बात क्या करना है मेद मूत्र आंत्र, मेद मूत्र आंत्र, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो मेद याद हो जाएगा, मूत्र और आंत्र, ठीक है, नीचे वाले पार्ट हो गए। अब उन्होंने बोला कि अगर वातज वृद्धि हो जाती तो कैसा होगा वात पूर्ण धृति स्पर्शो। उसके बाद आ जाएगा पित्त, अगर पित्त की हो जाए तो पक्व उदुम्बर संकाश, और साथ अगर रक्त हो जाए तो क्या आएगा कृष्ण सफोट, ठीक है ना। और अगर मेद का हो जाए तो ताल फल उपम, ठीक है, ताल फल की तरह वो क्या होगा बढ़ जाएगा, उसकी तरह वो क्या है उभार ले लेगा। नेक्स्ट मूत्र वृद्धि। तो मूत्र वृद्धि का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें क्या बोला गया, उन्होंने बोला है कि अम्भो भी, मतलब क्या है जो ऐसे लगेगा कि जैसे एक थैली है, जैसे ब्लैडर आप समझ लो। तो उसमें क्या है अगर हम यूरिन जो है वो क्या अगर भरा रहेगा तो एक होता है ना कि एक थैली की तरह ऐसा लगता है कि जो पानी की एक थैली है वो हमारे साथ क्या है लटकी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि अम्भो भी पूर्ण धृतवत शोभम य अति सरू
मृदु, मतलब उन्होंने बोला कि अगर यहाँ वहाँ पर दर्द भी होगी तो कैसी होगी, मृदु टाइप की होगी, ज़्यादा तीक्ष्ण टाइप की नहीं होगी, हल्की हल्की दर्द होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है गलगंड। तो गलगंड जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, वातज, कफज और मेधज आ जाता है। उसके बाद गंडमाला। ठीक है, गंडमाला याद रखना, और गलगंड। तो गंडमाला जो होती है उसमें क्या बोलो, उन्होंने सबसे पहले उसका ना एक बता दिया कि ये कैसा होता है, गंडमाला कैसी दिखती। तो उन्होंने बोला है कि ककरधू कोल आमलक। तो सबसे पहले जो गंडमाला होगी तो वो कैसे प्रमाण होगा उसका, कोल आमलक की तरह उसका क्या होगा, प्रमाण होगा। और चिरमंद पाके मतलब बहुत देर के बाद और धीरे धीरे वो क्या होगा, पाक होता रहेगा। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक वो मंद क्या होगा, पाक होगा। नेक्स्ट अगला आता है ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 5। तो 5 को या कैसे याद करना है, वातज, पित्तज, कफज, मेधज और शीरज। ठीक है ना, वातज, पित्तज, कफज, मेधज और शीरज। इसमें आ जाता है कि जो सुश्रुत है या फिर माधव है, माधव के सिर पर क्या हुआ, सिर में ग्रंथि उत्पन्न हुई। ठीक है ना, त्रिदोषी ऐसे कर सकते हो कि माधव के सिर पर, माधव और सुश्रुत, एक्चुअली सुश्रुत ने भी कितने बताए हैं, ग्रंथि रोग। तो ग्रंथि रोग जो सुश्रुत ने बताए हैं वो भी कितने बताए हैं, 5। ठीक है, तो 5 में कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाता है कि माधव के सिर पर भी क्या है, सिर में, माधव के सिर में त्रिदोष से ग्रंथि उत्पन्न हुई। माधव के, तो माधव से तो हो गया कि माधव ने दिया है सिर, तो सिर से क्या आ जाएगा, सिर आ गया। सिर में से आ जाएगा मेध। ठीक है ना, सिर में त्रिदोष से ग्रंथि, त्रिदोष मीन्स वातज, पित्तज, कफ से ग्रंथि उत्पन्न हुई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो सुश्रुत है, उन्होंने ये देखो साइड में ये जो पूरा बना हुआ है तो ये वही लिखा हुआ है। अब आ जाता है नेक्स्ट सुश्रुत ने भी कितना है, ग्रंथि रोग कितने माने हैं, 5 ही माने हैं। कितने, 5 ही माने हैं। लेकिन जो चरक हैं, चरक ने कितने माने हैं, चरक ने माने हैं 6। तो 6 में क्या, उन्होंने मांस को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, मांस को। ठीक है, और जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, उन्होंने मान ली है 9। और बस इतना याद रखो अभी के लिए, वाग्भट और शार्ंगधर ने कितने माने हैं, 9। ठीक है, इसमें अ व र है तो अस्थि आ जाता है, व्रण आ जाता है और रक्त आ जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 6 + अ व र, तो अस्थि, व्रण और रक्त। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आया था हमारे पास अर्बुद। तो अर्बुद क्या होता है, तो अर्बुद में उन्होंने बोला है कि अर्बुद जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो 6 में कौन सा आता है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज और मेतज, ये बताए गए हैं। उसके बाद अर्बुद होता कैसे, तो उन्होंने बोला है वृत्त। पहले तो ये वृत्त आकार का होता है, स्थिर होता है, मंद रुजा मीन्स इसमें कम पेन होती है, महंत मन अल्प मूलम। ठीक है, इसका जो मूल होता है वो क्या होता है, अल्प होता है। चिर वृद्धि पाक्य, क्या आ जाता है, चिर मीन्स इसको क्या है, वृद्धि होने में क्या है, टाइम लगता है, लेकिन इसका जो मूल है वो मूल काफ़ी गहराई तक चला जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास शल्यपद। तो शल्यपद क्या होता है, तो शल्यपद में आ जाता है फ्लेरेसिस। तो शल्यपद क्या होता है, फ्लेरेसिस जो होती है डिजीज़ उसको बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। तो 1 वर्ष जो पुराना होता है उसको हम असाध्य बोल देते हैं। वातज, पित्तज, कफज, इसका भी यही आ जाता है। इसमें वही लिखा हुआ है कि पुराण ओदक भूइष्टा सर्वतेश तु शीतला। ठीक है, तो याद रखना कि जो फ्लेरिएसिस होता है दैट इज़ अ शल्यपद, वो कितना होता है, 1 वर्ष अगर पुराना हो जाए तो वो क्या मानेंगे, असाध्य मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विद्रदी। तो विद्रदी क्या होता है, 6 प्रकार की विद्रदी होती है। व्रणशोथ जो होता है वो भी 6 प्रकार का, 6 प्रकार का कैसे इन्होंने माना है, दैट इज़ वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज प्लस अगंतुज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रहता है व्रण भेद। तो व्रण भेद से 2 प्रकार का होता है, निज और अगंतुज आ जाता है। सद्य व्रण कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार को याद करने के लिए अगर आपको अगर तंत्र का याद होगा तो उसमें हम वुंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, व्रण पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, छिन्न, भिन्न, विद, पिश्चित, शत और पिष्ट। तो ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये क्या, इसके मिमोनिक है छी भी वी पी घिष्ट। ठीक है, पी घिष्ट। तो छी से आएगा छिन्न, भी से आ जाएगा भिन्न, वी से विद, पी से पिछिल, घीष से घिष्ट और श से क्षत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भगन के भेद। तो जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के माने गए, एक तो कांड भगन, एक आ जाता है संधि भगन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद संधि भगन जो होता है वो कितने प्रकार का, 6 प्रकार का, और जो कांड होता है वो कितने प्रकार का आ जाता है, 12 प्रकार का आ जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि नाड़ी व्रण। तो नाड़ी व्रण कितने बताए गए हैं, तो 5 नाड़ी व्रण बताए गए। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्या आ जाता है, श्लेष्मज। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आता है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने कितने माने हैं, 8 प्रकार के नाड़ी व्रण माने हैं। तो 8 प्रकार में 8 प्रकार के क्या माने हैं, नाड़ी व्रण माने हैं। तो 8 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 8 प्रकार में आ जाता है कि 7 तो आगे हमारे पास दोषज, और जो एक आता है वो क्या आ जाता है हमारे पास, शल्य। तो एक क्या आ जाता है हमारे पास, शल्य। तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए।
नेक्स्ट अगला आता है बगंदर। तो बगंदर में क्या बोला गया कि जो बगंदर होता है वो भी कितना होता है, 5 प्रकार का माना गया है। कितना, 5 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट उपदंश। उपदंश भी कितने होते हैं, 5 प्रकार के, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और त्रिदोषज मीन्स सन्निपातज आ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, इन्होंने बोला है कि जो वाग्भट है उन्होंने कितने माने हैं, 8 माने। बगंदर जो है वो कितने माने गए हैं, 8 माने गए। फिलहाल के लिए इतना ही याद करो। जो उपदंश है वो कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज आ गया, और साथ में वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और त्रिदोषज आ गया। और जो उपदंश होते हैं वो कितने होते हैं, वो माना गया कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में बताया जाएगा, अकेला स्त्रियों ने बताया, वो क्या है, दोनों में ही बताया गया है। ठीक है, उसके बाद शूक दोष। तो शूक दोष में क्या आ जाता है कि सुश्रुत ने शूक दोष जो बताए गए वो कितने बताए गए हैं, 18 बताए गए हैं। ठीक है ना, सुश्रुत ने शूक दोष जो है वो भी 18, माधव ने भी 18 बताए हैं, सुश्रुत ने भी शूक दोष कितने माने हैं, 18 ही माने हैं। अब अगर हम कुष्ठ की बात करेंगे तो कुष्ठ जो होता है वो कितने प्रकार का, 8 प्रकार का बताया गया है। नेक्स्ट अगला आया था किल्लास। तो किल्लास भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का बताया गया है। तो कौन कौन सा आ जाता है, उसमें आता है वातज, पित्तज और कफज। तो वातज पित्तज में क्या क्या आ जाता है, तो उसमें वातज जो बोला गया उसमें रुक्ष और अरुण वन का होता है। ठीक है, ये हम जो आश्रित वाले उसको बाद में याद करते हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये किसके लिए आता है, रुक्ष और अरुण वन का। पित्त जो होता है वो कमल पत्रवत होता है, ताम्र वनी होता है और रोम विध्वंसी होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं आश्रित। तो इसमें सीरियल ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है। रक्त मतलब रस को छोड़ देना, कि रस को छोड़ के क्या आ जाएगा, रक्त, मांस, मेद। ठीक है, रक्त, मांस और मेद, ये याद करना है। ठीक है, कि लास कितना होता है, वही वात, पित्त, कफ होता है। और इनका क्या है, सीरियल ऑर्डर में ही धातु होती है। तो धातुएं कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, रक्त आश्रित, मांस आश्रित और मेद आश्रित आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उदग्ध। क्या आ जाता है, उदग्ध। तो एक उदग्ध होता है, एक शीतपित्त होता है और एक होता है उत्कोट, दैट इज कोट भी उसको बोलते हैं। तो उदग्ध के लिए क्या है, उदग्ध के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चरक संहिता है उसमें उदग्ध जो है वो क्या है, एक ननात्मज रोग आ जाते हैं, वातज, पित्तज और कफ ननात्मज। तो ये कफज ननात्मज रोग होता है। ठीक है ना, उदग्ध चरक संहिता में क्या लिखा हुआ है कि ये कफज, केफ और कफज ननात्मज क्या होता है, रोग होता है। जो शीत पित्त होता है तो उसमें क्या बोला है, तो शीत पित्त जो होता है वो वात अधिकय वाला होता है, मीन्स उसमें वात अधिक होता है। और जो उदग्ध होता है उसमें क्या होता है, कफ अधिक होता है। तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि कौन से रोग में कौन सा दोष जो होता है वो अधिक होता है। तो जो शीत पित्त होता है उसमें वात अधिक होता है और जो उदग्ध होता है उसमें कफ अधिक होता है। और याद रखना कि जो उदग्ध होता है वो सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होता है, तो वो होता है शिशिर ऋतु में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आता है अमल पित्त। तो अमल पित्त के बारे में ये बोला गया कि अमल पित्त सबसे पहले तो ये जो माधव निदान है उसने स्वतंत्र रूप से इसका एक अध्याय माना है। ठीक है, अमल पित्त को। तो अमल पित्त आया था, इसके जो लक्षण है उसमें बोला गया अविपाकी। अविपाकी मीन्स जिसका जो है अच्छे से पाक नहीं हो पाता। कलम, उत्क्लेश, जैसे जीभ मचलना, नोजिया टाइप फीलिंग आती है। और इसमें जो उद्गार आते हैं तो वो कैसे आते हैं, तिक्त अम्ल उद्गार। ठीक है, अकेले तिक्त नहीं है, अकेले अम्ल नहीं है, मतलब कि कैसे आएंगे, तिक्त मतलब कड़वे और खट्टे। ठीक है, तो क्या है, तिक्त अम्ल उद्गार। उसके बाद गौरवम, हृद कंठे, दाह, अरुचि। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है इसके भेद। जो भेद होते हैं 2 प्रकार के आ जाते हैं, ऊर्ध्वांग आ जाता है और अधोअंग। ठीक है, गति भेद से मीन्स गति भेद से क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। गति भेद से 2 हैं, दैट इज ऊर्ध्वा और अधो। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि दोष भेद से, यहाँ लिखा है दोष भेद से, तो वो आ जाते हैं वात अधिक, कफ अधिक और वात कफ अधिक के होते हैं। ठीक है ना, मतलब जा तो उसमें क्या है, दोष जो इन्वॉल्व होंगे जा तो वो वात अधिक वाले होंगे, या फिर क्या होंगे, कफ अधिक वाले होंगे, या फिर क्या है, वात और कफ दोनों के लिए अधिक माने गए हैं। एक चीज़ याद रखना कि अगर जब ये जो आम पित्त होता है, मतलब कि अम्ल पित्त होता है, तो वो क्या कभी भी असाध्य नहीं होता है। जब वो नया होगा, मतलब न्यूतन होगा, तो वो क्या माना जाएगा, वो साध्य माना जाएगा। अगर वो जितना पुराना हो जाएगा तो उसको कृच साध्य और साथ में याप्य माना जाता है, लेकिन असाध्य नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विसर्प। ठीक है, तो विसर्प के बारे में क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि जो विसर्प होते हैं माधव निदान ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। तो वो क्या है, दोषानुसार। जहाँ पर दोष वर्ड आ जाता है दोषानुसार, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है कि वातज, पित्तज, कफज। क्या आ जाता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज आ गया। उसके बाद क्या है, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। ठीक है ना, तो ये क्या आ गए हमारे 7 प्रकार के हो गए। 3 तो दोष हो गए, वात पित्त कफ। एक आ गया वातज, पित्तज, कफज, सन्निकर्ष, मतलब वही। ठीक है ना, तो वो कितने हो गए, 4 हो गए ये वाले। और फिर वात पित्त, पित्त कफ और वात
कफ आ गया, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि जो सुश्रुत है उन्होंने जो विसर्प है कितने माने हैं, 5 माने हैं, ठीक है ना। विसर्प कितने माने, 5, तो उन्होंने क्या वातज, पित्तज, कफज और शतज। और चरक ने कितने हैं, 7 प्रकार के माने हैं, वही दोष वाले लिखे हुए इसमें, वात पित्त कफ, ठीक है ना, सन्निपातज वही वाले सारे हैं, दोषज वाले। वाग्भट है उन्होंने कितने, 8 माने हैं, तो 8 में उन्होंने क्या किया, 7 + शतज कर दिया। अगर हम षडांगधर की बात करेंगे तो उन्होंने कितने माने हैं, उन्होंने 9 माने हैं। तो 9 कैसे हैं, ऊपर वाले 8 + अग्निदग्ध, क्या लिखा है, अग्निदग्ध लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास मसूरिका। मसूरिका क्या, तो उन्होंने बोला जो मसूरिका होते हैं उसके भी 2 भेद होते हैं, मतलब एक तो होगा, यहाँ भी ठीक लिखा है लेकिन जो ऊपर है वो अच्छा लिखा हुआ है कि दोष भेद से और रहता है धातु भेद से। अगर हम दोष भेद से देखेंगे तो कितने हो जाते हैं, 5। तो 5 कैसे हैं, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, त्रिदोष ये हो गए। सन्निपातज 4 हो गए, और 5वां कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है रक्तज। क्या आ जाता है, रक्तज, ठीक है, जैसे ही जो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन एक होता है धातु भेद से, हमारी 7 धातु है ना, तो वही है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो वो आ जाते हैं टोटल 7, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है उत्कोट। तो उत्कोट क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर बताया गया उत्कोट क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि अगर क्या है कोई असम्यक वमन उदीन, देखो यहाँ पर उत्कोट है ना, तो ये हमने ले लिया बिकॉज यहाँ पर हम उदग्ध की बात कर रहे थे, शीत पीत की बात कर रहे थे, तो वहाँ उत्कोट या कोट के बारे में भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि उत्कोट कैसे होता है, तो उन्होंने बोला है कि जब असम्यक वमन उदीन होता है, मीन्स कि जब वो वमन जो होता है वो होता रहता है असम्यक रूप से, या फिर क्या है जो पित्त श्लेष्म अन्न निग्रह है, ठीक है ना, वो हो जाता है। तो स्किन में क्या होता है, मंडल कार में क्या होते हैं, चकते जैसे पड़ जाते हैं, तो वो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं उत्कोट। लेकिन जब वो जैसे कि हमने ट्रीटमेंट करवाया या वो अपने आप बंद हो गए, या फिर क्या है कि वो इफ़ उत्कोट क्या है कि अनुबंध, मतलब वो हमेशा ही रहेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करे, तो उससे जो उत्पत्ति हो जाती है वो हो जाती है कोट की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रोमांतिका। रोमांतिका में क्या होता है, रोमांतिका में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ कफ और पित्त जो होता है प्रकोप होता है। लेकिन याद रखना कि कहाँ होता है, दैट इज़ अ रोमकूपों में उभार के सदृश पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पूर्व में कास और ज्वर और अरुचि, मीन्स कास, ज्वर, अरुचि पहले होगा, ठीक है। अब आया था कि मंसूरी का उपद्रव। अगर हम मंसूरिका में क्या है, अगर हम ट्रीट नहीं करते, हमने पीछे बोला मंसूरिका 5 प्रकार की और 7 प्रकार की होती है, अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो क्या हो जाएगा, उससे कपूर में, मणिबंध में, अंश फलक पर क्या हो जाएगा, दारुण शोथ हो जाएगा, दारुण शोथ की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शूद्र रोग। तो जो शूद्र रोग बताए हैं वो स्पेशली जो बताए गए हैं वो सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो माधव ने कितने माने हैं शुद्ध रोग, तो 43 माने हैं, वाग्भट ने 36 माने हैं, सुश्रुत ने 44 माने हैं, और षडांगधर ने कितने माने हैं, 60 माने हैं, 60 माने हैं, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो मुख रोग होते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग क्या ओरल कैविटी की बात करेंगे, मतलब ओरल कैविटी नॉट ओरल कैविटी, जितने भी मुंह के अंदर जितने भी सारे, जैसे दंत आ गया, दंत मूल आ गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जो मुख्यतः प्रेजेंट रहेगा, तो वो कौन सा दोष प्रेजेंट रहता है, वो रहता है कफ दोष प्रधान। क्या रहता है, कफ दोष प्रधान रहता है। उसके बाद कर्ण ठीक है, कर्ण में मीन्स आवाज़ें जिसमें आती हैं कानों में शां की, तो उसमें क्या आ जाता है कि वात और पित्त से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वात और पित्त से, और उसमें कैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो आ जाता है वेणुधोष उपम ध्वनि सुनाई देती है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट